गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वर्कशीट में। आज हम डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई क्लास 10th की वर्कशीट, सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 33। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, धातु एवं अधातु। तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये चैप्टर है। आप सबको याद होगा कि धातु एवं अधातु में हमने अभी तक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। धातु एवं अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि अम्ल के साथ धातुओं की क्या अभिक्रिया होती है। जो अम्ल है, अगर उसको धातु के साथ रिएक्ट कराया जाए तो कोई भी धातु है, अगर उसको हम तनु अम्ल के साथ लेंगे तो वो क्या बनाएगा, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो आपको एक चीज़ माइंड में रख लेनी है कि जब भी कोई धातु तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट मीन्स लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, जो सोडियम है, एक मेटल है, धातु है। जब वो HCl के साथ मीन्स तनु अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl प्लस में H2। Na प्लस में HCl, तो Na प्लस Cl बचेगा H, तो ऐसे रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से अगर जिंक की रिएक्शन हम देखते हैं तो जिंक के साथ भी सेम ही प्रोसीजर है, जिंक प्लस में HCl, तो जिंक प्लस में HCl, तो यहाँ से जो Cl और जिंक तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, और जो हाइड्रोजन है वो गैस की तरह बाहर निकल जाएगा, वो अलग हो जाएगा। कॉपर तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। यहाँ भी हमने पढ़ा कि जब धातु किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी, क्योंकि जो HNO3 है वो एक प्रबल ऑक्सीजन कारक है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को, मतलब जैसे कि रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन बनेगी तो उस हाइड्रोजन गैस के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजीकृत कर देगा, जिसकी वजह से एक तरह से H2 के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी बना लेगा। तो मतलब जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो ऑक्सीजीकृत हो जाएगा, क्योंकि जो HNO3 है वो एक प्रबल ऑक्सीजन कारक है, तो वो उसके साथ ऑक्सीजीकृत कर देगा, जिसकी वजह से वो एक पानी में कन्वर्ट कर देगा और स्वयं जो नाइट्रोजन है वो अपने आप को किसी भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैग्नीशियम और मैंगनीज़ हैं वो क्या होते हैं, वो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे, वो उत्सर्जित करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे हम देखते हैं, उसके बाद उन्होंने बताया गया कि बाकी जो धातु लवण हैं, अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, जो धातु A है, लगा लीजिए कोई एक धातु है, वो दूसरे किसी धातु के लवण विलयन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, A का लवण विलयन बन जाएगा और B का धातु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि Fe प्लस में CuSO4, यहाँ पे कॉपर और आयरन दोनों क्या है, हमारे धातु। तो जब ये रिएक्ट करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लवण विलयन कौन सा है, ये। अब इसकी रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये बनाएगा आपका FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट, और साथ में हमारा क्या बनेगा, धातु कौन सा आपका, कॉपर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, यहाँ से उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, एक तरह से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, जो ज़्यादा अभिक्रियाशाली था, उसने उसको कम अभिक्रियाशाली से रिएक्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, अगर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होती हैं जो कि कैरिड आउट नहीं हो पाती, क्योंकि एक मेटल, ये रिएक्शंस तभी होंगे जब दूसरा मेटल पहले वाले मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो तभी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देगा। दोस्तों, सभी धातु समान रूप से क्या होते हैं, अभिक्रियाशाली नहीं है।
यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ अलग अलग वस्तुओं की अभिक्रियाशीलता देखते हैं, जांचते हैं, तो हमें पता चलता है कि जितने भी धातुएं हैं इन सब का अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं सक्रियता श्रेणी मीन्स रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज में ये है कि ये सारे आपके जो धातु अरेंज्ड हैं ये सबसे रिएक्टिव एंड सबसे कम रिएक्टिव मीन्स सबसे अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील, मतलब ये धीरे धीरे ये बीच वाले हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो हमने देखा था कि जो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराया था तो हमारा बन गया था कॉपर का सॉल्यूशन बन गया था जिसमें उसने डिस्प्लेस कर दिया था ये वाला रिएक्शन। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए आपका सिल्वर है बिल्कुल लोएस्ट में, सबसे कम अभिक्रियाशील के साथ है, और अगर हम अपनी कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर है उससे ऊपर। तो कॉपर क्या है, कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आपको देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है और कैसे क्या होता है। और तो इस बेसिस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी आएंगे। इस वर्कशीट में भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। दोस्तों मैग्नीशियम से सीसा तक सभी धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। और कॉपर से सोने तक की धातुओं समान परिस्थितियों में किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव होती हैं, ये कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी। यही कारण है कि सोने जैसे धातुओं को आसानी से संरक्षित नहीं कर सकते, ऑक्साइड नहीं बनाते, जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातु आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है लेकिन इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि ये धातु के साथ सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। तो दोस्तों ये थी आज की वर्कशीट जिसमें अभी तक हमने सीखा कि अम्ल का धातु के साथ क्या रिएक्शन होता है, और इसमें मेन पॉइंट हमने देखा जब उसको नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट नहीं होती, लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा सक्रियता श्रेणी, और कोई भी धातु का लवण के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है आपका, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखें। तो दोस्तों आपको उसके साथ होने वाली अभिक्रिया लिखनी है, एंड उसके बाद ये रिएक्शन आपको बताएंगे रिएक्शन क्या होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों आपको ये वाली रिएक्शन, जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है। जो कॉपर है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है सिल्वर से, तो उसको उसके लवण विलयन से डिस्प्लेस कर देगा। ये था आपका सेकंड का आंसर। तीसरा है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था, कुछ दिनों बाद लोहे का बर्तन में बहुत छेद हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ, कौन सी अभिक्रिया हुई। तो दोस्तों उसने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस में रख दिया था, लोहे के बर्तन में। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सक्रियता श्रेणी दी हुई, तो कॉपर यहाँ पे, लोहे का बर्तन ये है, ठीक है। तो जो लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन तो करेगा ही। तो आपकी रिएक्शन, आपकी जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जब आपने कॉपर सल्फेट को रखा है लोहे के बर्तन में, तो हो गया ये Fe+ में CuSO4, ठीक है दोस्तों। तो रिएक्ट करेगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो आपका बनेगा FeSO4 जमा में कॉपर।
तो अगर ये रिएक्शन आपकी हो रही है तो क्या होगा, ये रिएक्शन हो रही है तो जिसकी वजह से आपका छेद हो जाएंगे। तो उसमें छेद किए हुए, उसमें इसलिए छेद हुए क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसने क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, इस वजह से उसमें छेद हो गए। फिर उसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है, आपका आखिरी प्रश्न में आपको एक टेबल दी गई है, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर्स बताने हैं। सॉरी, आपके आखिरी प्रश्न में देखिए, दोस्तों उससे पहले एक बार हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन की रिएक्शन रह गई थी वो देख लेते हैं। आप उसको, उसने आपको बोला है कि जिंक जो जस्ता है उसके साथ अगर हम अम्ल जिंक प्लस में HCl ये इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या होना, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ये है आपकी रिएक्शन, जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। और हमारे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसमें आपको एक सारणी दे रखी है, इसमें 4 धातु दिए हुए ABCD, और फिर बताया हुआ आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, मीन्स ये ब्लैंक है आपको जो कि फिल करने हैं दोस्तों। तो उसने सबसे पहले आपको बताया जो ए धातु है जब वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन कर देता है, जिंक के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ बताना है, और जब बी वाला आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, विस्थापन, उसको डिस्प्लेस कर देता है। और सी और डी में तो उसने पूरा दे रखा है, कोई प्रक्रिया नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ पे विस्थापन करेगा। तो मतलब ये इतना वीक है कि वो बस सिल्वर को ही डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर और सबसे लास्ट में आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। और जो डी वाला है वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, मतलब वो इतना वीक है, वो इन समय से किसी को रिएक्ट ही नहीं करा पाता। ठीक है दोस्तों, और अगर आयरन और कॉपर की बात करते हैं तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, डेट इज़ आयरन। तो अगर कोई भी मेटल, कोई भी धातु अगर आयरन सल्फेट में डिस्प्लेस कर रहा है तो मतलब वो आयरन से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, तभी वहाँ पे विस्थापन की प्रक्रिया हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि आपका सबसे अभिक्रियाशाली धातु कौन सा है, सबसे अभिक्रियाशाली धातु है आपका बी, क्योंकि ये आयरन सल्फेट के में विस्थापन कर रहा है। कॉपर, आयरन, जिंक और सिल्वर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका आयरन है, अगर वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसको विस्थापन कर सकता है, तो मतलब वो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है आपका बी। और फिर उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए। धातु बी जो हमने अभी देखा, अगर उसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो फिर क्या अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों क्या अभिक्रिया होगी उसके बाद, दोस्तों वो उसको भी डिस्प्लेस कर ही देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, विस्थापन। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, विस्थापन आएगा। फिर उसके बाद आपको बताना है धातु ABCD की अभिक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको उसको अरेंज करना है। तो दोस्तों अरेंज कैसे करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका रिएक्टिव है वो कौन सा है, आपका बी। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका बी, फिर उससे कम रिएक्टिव है आपका ए क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और उसके बाद है आपका सी, और फिर उसके बाद है डी। सी इसलिए क्योंकि वो सिल्वर, देखिए दोस्तों आयरन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको विस्थापन कौन कर रहा है, बी, तो वो बहुत रिएक्टिव। फिर उसके बाद कॉपर को रिएक्टिव जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है तो हो गया वो ए। फिर जो सी है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है तो हो गया सी, और जो डी है वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है किसी के साथ तो वो इतना ज़्यादा वीक है तो हो गया आपका डी। तो ये थी आपकी अभिक्रियाशीलता के बेसिस पे पूरी अरेंजमेंट। आशा करते हैं आपको इतना समझ आएगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की सॉल्यूशन के साथ।